बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि पूरा चुनाव राष्ट्रवाद पर मरकूज हो चला है, दहशतगर्दी भी उसके साथ जोड़ दी गई, उसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और विपक्ष का इल्जाम है कि बाकी मुद्दों से तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी की एकमत अमली है। लेकिन अगर ये एकमत अमली है तो काम कर रही है, लगातार तमाम बड़े लीडर बड़े मुद्दों को उठा रहे हैं राष्ट्रवाद के तहत और उस पर जो है लोग ताली बजा रहे हैं। वो वोट में कितना कन्वर्ट होते हैं ये देखने वाली बात होगी। अरशद आजमी साहब मेरे साथ कांग्रेस के लीडर हैं। अरशद जी, ब्रेक से पहले डॉक्टर सीमा सिंह कह रही थी कि वाकई पाकिस्तान को यह समझाने की हिम्मत किसी सरकार ने की है तो वो यही सरकार है नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली, जिसके बाद पाकिस्तान में खौफ है, एक डर है। अगर वो उसका अपना प्रचार करते हैं वजीर आजम या उनकी पार्टी तो उसमें गलत क्या है चुनाव में, एक बात। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं खास रणनीति के तहत और बहुत अच्छी हिकमत अमली अगर मैं उसको कहूं जो बीजेपी परसेप्शन बनाने में कामयाब रही। पहले कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाली पार्टी बताया जाता था और अब पाकिस्तान परस्त पार्टी आप लोगों को बना चुकी है। आप लोग कहीं ना कहीं उसमें फंस गए हैं, आप लोग कहीं ना कहीं उसका शिकार बन गए हैं। आप लोग कैसे निकलें ये आपको समझ में नहीं आ रहा। ये परसेप्शन बनता जा रहा है वोटर में एक बड़े तबके में। इमरान भाई देखिए, अभी हमारी बहन जो बोल रही थी मैं सुन रहा था, पूरी बात उनकी मैंने सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे ये देश सिर्फ 5 साल का है। देश 5 साल से पहले देश में कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब ऐसा परसेप्शन, मतलब ये सुनना देना कहना, कांग्रेस का राष्ट्र हित में कार्य करना, कांग्रेस की देशभक्ति के प्रमाण देना, मतलब ये हंसी आती है कि वो कांग्रेस जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। लेकिन ये बात अरशद जी लोग याद भी दिलाते हैं ना कि फिर फील्ड ऑफिसर मानिक शाह साहब के साथ क्या किया कांग्रेस ने। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए लेकिन फील्ड ऑफिसर मानिक शाह साहब के साथ क्या किया। तो सेना को जो सम्मान मिलना चाहिए उस पर सवाल उठाते हैं। सेना का सम्मान जो शख्स नहीं करता वो देश का वजीर आजम कहते हैं हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बना दिया। कांग्रेस ने एक परिवार के लिए ही बड़े बड़े मेमोरियल बना दिए, सारे प्रतीक बना दिए, सारी निशानियां बना दी। ये सवाल उठते हैं। वो लगातार इस तरह से परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप फंसते जा रहे हैं। इमरान भाई, ये बहस का मुद्दा बनाया जा रहा है और ये कांग्रेस का राष्ट्र प्रेम और कांग्रेस की कार्यशैली, इसका ये एक टुकड़ा कर दे पाकिस्तान का तब शायद बराबर हो सकते हैं। ये किसी कीमत पर कांग्रेस की बराबरी नहीं कर सकते हैं देश हित में और पाकिस्तान के अगेंस्ट में कार्रवाई करने के लिए। लेकिन इस वक्त चूंकि BSNL डूब गया, HAL में तनख्वाह नहीं मिल रही है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लोग रोटी के लिए परेशान है, तो बिना ऐसा मुद्दा जो देश के लिए मुद्दा नहीं है, वो तो हर देशवासी के अंदर राष्ट्रभक्ति है, उसको आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपको इतिहास पता है अंग्रेजों के जमाने में आपने क्या किया था, आपको राष्ट्रभक्ति की जरूरत नहीं है। ये महज बहस का मुद्दा नहीं है, ये चुनावी मुद्दा ना बनावे। ये देश का जो मुद्दा है वो रोटी है, रोटी में बात करें। तो रोटी अगर मुद्दा है देश का तो ये पिछले 5 साल में तो नहीं बना सर। ये मुद्दा तो फिर पिछले 60 साल से देखा जाना चाहिए। अगर रोटी है तो अभी भी देश अपने लोगों को रोटी देने लायक नहीं हो पाया है तो ये किसकी गलती है? उन सरकारों की ना जिन्होंने 60 साल तक इस देश में राज किया और उसमें कांग्रेस का बड़ा हाथ रहा है। उस पर 2 शब्द कहिए। इमरान भाई, ये देश क्या 5 साल में बना है? तो रोटी अगर मुद्दा है तो अभी तक हल क्यों नहीं हो पाया सर? ये भी तो सवाल है। आज देश विश्व का एक व्यापक देश है, देश का विश्व स्तर पे नाम है, वो बात अलग है। मोदी जी ने इसकी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, लेकिन देश की एक ख्याति है और देश पूरे विश्व में जाना जाता है। इसमें 5 साल में नहीं बना है, ये भूल जाइए। ये 5 साल में बनाया गया है, ये 5 साल में। आप खुद ही दोहरी बातें कर रहे हैं सर। कभी आप कहते हैं कि देश का मुद्दा रोटी है, इसका मतलब ये देश अपने लोगों को ठीक से रोटी अभी भी नहीं दे पाया है। ये तो बहुत शर्मनाक बात है और उसमें बहुत बड़ा हिस्सा एक पार्टी का रहा है राज का। ये भी फिर आप कहते हैं कि देश का दुनिया में बड़ा नाम है, तो वो आप लोगों की वजह से पिछले 5 साल में नहीं हुआ। ये कैसे मैं समझू? आप दोहरी बात कर रहे हैं। सारा अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। GST ने आकर छोटे व्यापारियों का व्यापार बंद करा दिया। अब बताइए, BSNL के लोगों से राष्ट्रवाद की परिभाषा पूछिए तो क्या बताएंगे? अपना भूखा पेट दिखाएंगे। वो रोटी मांग रहे हैं, वो रोटी मांग रहे हैं। तो 2014 के चुनाव में जो वादा करके आए थे वो चुनाव के वादे मांग रहे हैं। ये कहां की बात करेंगे? चलिए स्वदेश सिंह जी जवाब दीजिए। रोटी है मुद्दा, लोगों की छोटी छोटी जरूरतें मुद्दा है, सारा ध्यान आप लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं और एक बड़े मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं जिसका आम लोगों से कोई लेना देना नहीं। उनकी दूसरे मसले बहुत हैं। देखिए, राम रोटी और राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा हैं
थे और रहेंगे बिना अपॉलजी के, बिना किसी इफ एंड बट्स के। हम लोग ये लगातार कहते हैं और ये चुनाव में नहीं कह रहे, चुनाव के पहले तो जो सवाल अरशद आदमी साहब उठा रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। जिन जिन लोगों की नौकरियां गई हैं, जिन जिन लोगों की जिंदगियां खराब हुई हैं, उनके लिए क्या किया? उनसे पूछिए कि अब विपक्ष में बैठे थे उन्होंने क्या किया। हम तो बार बार कहते हैं कि हमने स्किल डेवलपमेंट से लेके जॉब आप पिछले महीने का डेटा उठा के देखिए, ईपीएफओ का 17 लाख एंट्री है एक महीने के अंदर, यानी कि लोग कहीं ना कहीं रोजगार कर रहे हैं। पीएफ का अकाउंट आदमी ऐसे नहीं खुलाता, जब उसके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो पीएफ में पैसा जमा करता है, या फिर किसी कोई इंटरप्राइजेस खोलता है तो उसमें अगर 10 से ज्यादा लोग होते हैं तब उसका पीएफ का अकाउंट खुलता है। जबरदस्ती पुराने डेटा की 15 लाख आए, वहीं पे गाड़ी फंसी हुई है। जब अगर आपका एनएच अगर 34 किलोमीटर रोज राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा, रोजगार नहीं मिलते क्या? इतनी बिल्डिंग्स बनते हैं उससे रोजगार नहीं मिलते क्या? स्किल डेवलपमेंट है उससे रोजगार नहीं मिलते क्या? रोजगार की भाषा को, परिभाषा को भी समझना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि 22 लाख नौकरी देंगे। मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करता हूं। आप उसी मैनिफेस्टो में अगला पॉइंट जानते हैं क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि 4 लाख केंद्रीय नौकरियां हैं, 18 लाख राज्यों में नौकरियां हैं। कांग्रेस कितने राज्यों में सरकार चला ली है जरा देख लीजिए। वो दूसरे राज्यों की भी नौकरियां कांग्रेस दिला देगी क्या? जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये जिस तरह का मैनिफेस्टो लाए हैं, अभी कहा न्यायालय सरकारी 70 साल से क्या कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं ना स्वदेश जी, हम सरकारी नौकरियां देंगे, और आप पे इल्जाम है कि आप लोग सरकारी इदारों को ही खत्म करते जा रहे हैं, उनका निजीकरण करते जा रहे हैं। मैं बता रहा हूं, उन्होंने बोला है 22 लाख नौकरियां। उस 22 लाख नौकरी में 4 लाख केंद्रीय सरकार की नौकरी है, 18 लाख जो है वो राज्य सरकार की नौकरी है। कैसे दे देंगे वो तो राज्य सरकार ही तय करेगी ना कब देनी है कब नहीं देनी है। इसलिए जनता को गरीबी हटाओ के नारे से जब दादी ने किया था, और जो आज आप न्याय लेके आए हुए हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, यानी कि आप करना क्या चाह रहे हैं? लोगों को कैसे पैसा देंगे? नहीं, वो पैसा मुझे ये बताइए स्वदेश लगा के देंगे। स्वदेश न्याय योजना 72,000 की काट आप लोगों के पास मजबूती से नहीं हो पाई, इसलिए आप लोगों ने राष्ट्रवाद को एक बड़ा मुद्दा बना दिया, राष्ट्रवाद को बड़ा मुद्दा बना दिया। आप लोगों ने 72,000 बनाने की कोशिश शुरू कर दी। इस देश का देखिए, इस देश में जानकारी, शिक्षा, जब वो 30% इस देश की साक्षरता दर थी ना, तब गरीबी हटाओ का नारा चलता था। जब संसाधन नहीं थे, सूचना तंत्र थे। आज आपको जब तक हम आप बात कर रहे हैं 50 मैसेज आ चुके होंगे व्हाट्सएप में, तो सबको एक एक गणित पता है कि कितना बैठेगा। 25 करोड़ लोगों को 72,000 देना है, इसके लिए कितना लाख करोड़ रुपए चाहिए होगा, वो आएंगे कहां से? इनको इस पे स्पष्टीकरण, और उसमें भी इन्होंने कहा है कि एक कमेटी बनाएंगे। तो इसलिए इस देश की जनता जानती है कि इस तरह का कुछ भी होने वाला नहीं है। इस समाज का जो सबसे निचला तबका है उसके बारे में अगर किसी ने चिंता पहली बार की है, इस देश की गरीब औरत की किसी ने चिंता की है, बीपीएल, उसको गैस चूल्हा चाहिए, उसको नौकरी चाहिए ही नहीं। वो पढ़ी लिखी ही नहीं है, वो घर चलाती है, चूल्हा बर्तन करती है, धुआं खाती थी, मर जाती थी कम उम्र में। किसने चिंता की? 70 साल क्यों लगे उसकी चिंता करने के लिए? 50 और 60, जो बार बार हम लोग कहते हैं जो काम इस देश में 50 और 60 के दशक में पूरे हो जाने चाहिए थे, वो आज हमें करने पड़े 14 से लेकर 19 तक। वो जरूरत पूरी करने के लिए थे, अब आकांक्षा पूरी करने के लिए हमें 1924 का समय चाहिए। हम देश की जनता माधव आनंद जी, शौचालय, बैंक अकाउंट खुलना, गैस सिलेंडर, ये क्या अपने आप में राष्ट्रवाद नहीं है? ये सामाजिक सरोकारों वाली नीतियां नहीं है? ये भी तो अपने आप में एक राष्ट्रवाद है कि राष्ट्र का हर व्यक्ति खुश रहे, उसकी जिंदगी में खुशहाली आए, या कम से कम थोड़ी आसानी हो। यही तो राष्ट्रवाद है। और जब इस राष्ट्रवाद की बीजेपी बात करती है तो आप लोगों को तकलीफ क्यों होती है? बीजेपी उस राष्ट्रवाद की बात नहीं करती है, बीजेपी दूसरी राष्ट्रवाद की बात नहीं, अभी स्वदेश इसी तरह की बात कर रहे हैं। स्वदेश जी अभी कर रहे हैं कि जो इनके मुखिया हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, वो दूसरे राष्ट्रवाद की बात करने लगते हैं। राष्ट्रवाद अगर विकास की बात हो, और अगर राष्ट्रवाद की अगर बात होनी चाहिए तो उसमें जैसे युवाओं की जैसे बात होनी चाहिए, तब उसको राष्ट्रवाद मैं मानता हूं, क्योंकि मैं भी एक युवा हूं, मैं भी उससे परेशान हूं, मैं भी पीड़ित हूं। आप कहते हैं, मैं कहना चाहता हूं 5 साल में कितने रोजगार का सृजन हो गया। आप देखिए कि सरकारी नौकरी तो छोड़ दीजिए, आज भारतीय अर्थव्यवस्था जिसकी रीढ़ जो है भारतीय उद्योगपति है, आप देखिए आज क्या हालत हो चुकी है। मैं भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रहा हूं, मुझे भी पता है कि आज जितने किस कंपनी की बात, नाम लेना उचित नहीं होगा आपके चैनल पे, किस कंपनी की बात करूं, सबकी स्थिति खराब हो गई है। अरे निवेश वहां से आता था, रोजगार प्राइवेट सेक्टर से आता था, आपने प्राइवेट सेक्टर को खत्म करने का काम किया, आपने नोटबंदी किया। बड़ी आशा थी, मैं भी अर्थशास्त्री हूं, मुझे भी उम्मीद था कि आपने नोटबंदी जिस कारण से किया था कि काला धन पे सर्जिकल स्ट्राइक है। मैं पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि कौन से काला धन पे सर्जिकल स्ट्राइक हो गए? कितने काला धन आपके पास आ गए? जब मैंने आरटीआई डाला, पता चला कि बैंकिंग सिस्टम में 98.7% जो मार्केट में कैश फ्लो था वो आपके बैंकिंग सिस्टम में आ गया। बैंकिंग सिस्टम में आने का ही अर्थ है कि वो आपका काला धन था ही नहीं। आज तक सरकार क्या कर दी? आपने उस पे किया,
आपने तुरंत जीएसटी लाया। जीएसटी एक क्रांतिकारी कदम हो सकता था अगर आप सही तरह से आप इंप्लीमेंट करते। क्या जल्दबाजी थी? आपने नोटबंदी किया, आपने तुरंत जीएसटी जैसे लाने का काम किया, जिस जल्दबाजी में लाया भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ को आपने तोड़ने का काम किया। लेकिन ये लोग ये इल्जाम लगाते हैं ना कि मोदी विरोध में आप लोग इतना डूब जाते हैं कि उन्हें आपको राष्ट्रवाद एक गाली नजर आने लगता है। आप लोग जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के खिलाफ हो जाते हैं, ये वो कहते हैं। नहीं, राष्ट्रवाद के खिलाफ कोई नहीं है। राष्ट्रवाद तो सबके दिल में भरा पड़ा हुआ, उसको किसी के सर्टिफिकेट, मैं राष्ट्रवाद की बात करता हूं, मैं भारतीय हूं, उसमें मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अरे मुझे सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से नहीं चाहिए मुझे सर्टिफिकेट। मैं तो इस देश का नागरिक हूं और रहूंगा, मुझे इसके लिए सर्टिफिकेट। लेकिन मैं कहता हूं जितने भी कदम आपने उठाए, जिसको देश हित में आपने कहा, वो देश हित में कदम नहीं सही था आपका। आप नोटबंदी किए, आप 1000 रुपए का नोट जो है सो बंद करके 2000 रुपया का नोट लाने का कौन सा काला धन पर सर्जिकल आप स्ट्राइक कर दिए। हम लोगों ने पूछा सरकार से, आप नया जो नोट लाए 2000 तो का। सर सुनिए ना, उसकी काट तो ये निकालते हैं ना वो कि हमने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, बालाकोट में हमने एयर स्ट्राइक की, ये बड़ा मुद्दा बनाते हैं, ये बड़ी बात कहते हैं और कहते हैं कि इस पर हमें वोट दीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा पहला मुद्दा है, बाकी चीजें देखी जाएंगी। आपने सर्जिकल आपके मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। आपके सवाल जायज हो सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल आप समझिए कि उस बड़े सवाल के आगे जिन्होंने बनाया है ये जो मुद्दा, जिसको लगातार हवा दे रहे हैं, उसमें आपकी जो तमाम बातें वो गौड़ हो जाती हैं। आप लोग कैसे काउंटर करेंगे? मेरा सवाल ये मुद्दा बीजेपी बनाती है, हम लोग नहीं बनाते हैं। नहीं तो मेरा सवाल वही बना रहे हैं, तो आप उसमें फंस तो रहे हैं ना, आप फंस जा रहे हैं उसमें, आप पीछे हो जा रहे हैं। नहीं, कोई पीछे नहीं। आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। आपने राष्ट्रवाद की बात किया, मैंने राष्ट्रवाद का जवाब दिया आपको। आप हर मुद्दे का जवाब होना चाहिए। मैं कहता हूं कि जिस राष्ट्रवाद की बात वो करने लगते हैं, वो राष्ट्रवाद विकास की बात नहीं करती है इनकी। अगर विकास की बात करती तो जीएसटी, और जब मैंने सरकार से पूछा कि आप नोटबंदी की और नया नोट छापे, कितना पैसा आपको लगा, आपको विश्वास नहीं होगा जितना पैसा केंद्र की सरकार ने 2000 नोट को छापने में और 500 के नोट छापने में लगा दिया, आपको आश्चर्य होगा। किस चीज की जरूरत थी? आप क्यों नोटबंदी कर दिए? आपकी मंशा सही नहीं थी, आप जीएसटी लाए। आपके सवाल हो सकता है जायज हो सर, लेकिन जब आप इस तरह के सवाल उठाते तो वहां से एक और सवाल आता है कि डोकलाम पर जब बिना विदेश मंत्रालय को बताए हुए राहुल गांधी चीन के राजदूत से मिल रहे थे तो वो क्या था, और उसका जवाब दो, उसके बाद खामोशी हो जाती है। तो आपके जो सारे समस्याएं, सारे जो मुद्दे वो पीछे रह जाते हैं। एक बड़ा मुद्दा फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के आ जाता है, जिसके जवाब कुछ आप लोगों के, आपकी जो इत्तेहाद के साथी उनके पास नहीं रहते। आप लोग कांग्रेस के साथ है ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। बड़ा अच्छा बताया। एक व्यक्ति अगर पॉलिटिशियन है तो एक व्यक्ति एक कॉमन नागरिक भी है। हर व्यक्ति का, अगर राहुल गांधी डोकलाम के मुद्दे पे मैं भी कई जगह चैनल पे बैठा था, मुझे भी उस समय का याद है, अगर राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से अगर किसी से मिलते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर एज ए वो भारत के रिप्रेजेंटेटिव मिलते, एज ए वो विपक्ष के नेता के रूप में मिलते, एज ए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलते, तो निश्चित रूप से एज ए प्रोटोकॉल, जो भारत सरकार का प्रोटोकॉल है उसके तहत उनको परमिशन और बताने की भी जरूरत होती है। लेकिन जब उनकी मुलाकात हुई एज ए इंडिविजुअल पर्सन के रूप में वो मिले, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं भी भारत का नागरिक हूं, मैं भी एम्बेसडर से मिलता हूं कई बार, क्योंकि मैं उस प्रोटोकॉल में नहीं आता हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं किस एम्बेसडर से किस कारण से मिल रहा हूं, उसमें क्या बुराई है। यहां तो तिल का तार बनाया जाता है, क्योंकि ये जो एनडीए की सरकार है समझ चुकी है कि जो 5 साल में इन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे जनता उनको दोबारा मौका जो है सो दे, इसीलिए इधर की बात उधर और जिस तरह की विकास की बात को छोड़ के जल्दी से सुदेश जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास आऊंगा। देखिए, अगर सुरक्षा की बात है तो पिछले 70 साल में इस देश का कोई सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं था। यानी कि अगर आपका एक सैनिक मार दिया जाए, सैनिक का गला काट के ले चले जाएं आपके ताज, देश की आर्थिक राजधानी में 300 लोगों को मार दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? नेता अनिर्णय की पॉलिसी पैरालिसिस रहती थी। पहली बार इस देश को सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन देने का काम किया है कि अगर एक गोली चलेगी तो गोला चलाओ, एक सैनिक मारेगा तो अगला जो अटैक होगा वो आपकी धरती पे होगा। इसकी वजह से देश सुरक्षित है। कश्मीर के बाहर पठानकोट का अपवाद छोड़ दे, देश सुरक्षित रहा। आपको याद है 2008, 9, 10 में हर जगह बम विस्फोट हुआ करते थे। तो ये तो हो गई सुरक्षा को लेकर जो राष्ट्रवाद की हमारी समझ है। इसके अलावा भी अगर आप देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हाँ यहाँ 2 करोड़ बांग्लादेशी जो रहते हैं उनको आप ऐसे रहने देना चाहते हैं तो ठीक है, आप उसके साथ खुश रहिए। आप वहां पे 2 फिल्म एक्टर आते हैं और यहाँ पे कैंपेनिंग करके चले जाते हैं, अगर आप उससे खुश है तो बहुत ही अच्छा है। तो इस प्रकार से अगर आपकी बयान को, आपकी 21 पार्टियों के, विरोधी पार्टियों के बयान को पाकिस्तान की संसद में इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप खुश है तो बहुत अच्छा है। डोकलाम चल रहा होता है, देश में तनाव की स्थिति होती है, अगर राहुल गांधी चीन के अधिकारियों से मिल रहे होते, अगर आप खुश है तो ठीक है। यही समस्या है, यही समस्या है, यही समस्या है। देखिए, अगर ये देश सुरक्षित नहीं होगा तो चाहे ये नौकरी हो, चाहे आपकी क्या कहते हैं कोई भी दिक्कत हो, वो दिक्कत दूर नहीं हो सकती। तो हमने समानांतर रूप से
से मैं बार बार कहता हूं, चाहे राष्ट्रवाद हो, सुरक्षा हो, सुशासन हो, इन तीनों मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने समानांतर रूप से लगातार काम करने की कोशिश की है। उसको हम लेकिन अभी चुनाव में आप लोग राष्ट्रवाद पर ज्यादा तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं और उसको ज्यादा उछालते अभी आपने पुलवामा में देखा है जो हुआ, और उस पर जो इन लोगों ने सवाल उठाया उसके बाद ये लाजमी है उतना जवाब। मैं डिफेंस एक्सपर्ट एनपी सिंह साहब हैं। एनपी सिंह साहब, थोड़ा सा राजनीति के सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। आप तो डिफेंस के हैं, आपने बताया बहुत अच्छा काम हुआ है पिछले 5 साल में, लेकिन आपको लगता है, राजनीतिक सवाल है, आप चाहे तो जवाब दें ना तो ना दें, कि आपको लगता है ये राष्ट्रवाद की अलग से ही जो है जो जगाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, या आपके मुताबिक 5 साल में अच्छा काम किया तो जगी है, इसी से बीजेपी का या वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दोबारा से राज तिलक होगा? आपको ऐसा लगता है इस मुद्दे पर, इस वजह से? मुझे ये लगता है, देखिए, जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं वो खुद सरकार को नैरेटिव दे देती हैं, क्योंकि इस तरह के मुद्दे, देखिए उरी के बाद जब पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उस पे जब सवाल उठने लगे तो ऑब्वियसली उसका एडवांटेज सरकार को जाता है। जब दोबारा एयर स्ट्राइक हुई उस पे भी सवाल उठने लगे। जब आप अपने देश की सेना के पराक्रम के ऊपर सवाल उठाएंगे तो लोग आज इतने अनपढ़ या बेवकूफ या इस तरह के नहीं है जितना वो समझते हैं या पहले समझते थे, रूल करते रहे उस तरह से। लोग जागरूक है, आवाम में आज की डेट में बहुत कुछ समझ है और वो समझते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। ये अपने आप मुद्दे देते चले जाते हैं और राष्ट्रवाद जो आज प्रखर मुद्दा बन गया है उसमें विपक्ष का भी बहुत बड़ा हाथ है उसे बनाने में, और डेफिनेटली सरकार को उसका फायदा होगा, सरकार हो रहा है और होगा। ठीक है, मैं डॉक्टर सीमा सिंह जी के पास आऊंगा। ये पाकिस्तान के बहाने कांग्रेस की नाकामियों पर जो चोट है, बार बार वजीर आजम कर रहे हैं, बीजेपी के दूसरे बड़े लीडरान कर रहे हैं, ये किस हद तक आपको लगता है? आपने माना इस बात को कि इसका फायदा तो मिलेगा, आपने भी माना था और कुछ बातें इसमें सच भी हैं, लेकिन ये किस हद तक कामयाब होता आपको नजर आता है? एक लिमिट तो होगी ना उसकी। नहीं, देखिए, राष्ट्रवाद का मुद्दा तो ऑब्वियसली इस इलेक्शन में बालाकोट के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के रूप में उभरा हुआ है। लेकिन जब आप चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री के भाषण की बात करते हैं तो वो और मुद्दों के साथ भी राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि राष्ट्रवाद को खुद इतना प्रोमिनेंस दिया जा रहा है कि बाकी मुद्दे जिस पे वो बात कर रहे हैं उसको हमने खुद ही शायद कहीं बैक सीट पर रख दिया है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे अभी कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, ठीक है, नहीं किया है, ये जनता डिसाइड करेगी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उन्होंने कुछ डिसाइड ही नहीं किया या ग्राउंड रियलिटी पे पब्लिक को कोई बेनिफिट हुआ ही नहीं है तो फिर ये महागठबंधन का कॉन्सेप्ट क्यों आया? आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? एकदम ऑड कॉम्बिनेशन जाकर के एक साथ बैठ गए। आप सपा बसपा का गठबंधन देख लीजिए, तो एक दूसरे के एकदम एंटी हैं। उन्होंने बोला कि हम इकट्ठे आएंगे इनको हटाने के लिए। अगर उन्होंने कुछ वाकई में किया नहीं तब तो खुद ही जनता उनको हटा देगी। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन बना करके आप खुद जनता में भी एक चीज ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं अपने आप को सेकंड मान लिया है, या आप मान चुके हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो आपसे कहीं ज्यादा आगे है। तीसरी यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आप यहाँ पे बात करते हैं रोजगार की, जब आप यहाँ पे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इंटरनल सिक्योरिटी ऑब्वियसली एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। आज कोई भी जाकर के किसी ऐसे देश में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा जहां पे इंटरनल डिस्टर्बेंस हो। और ये क्रेडिट हमें सरकार को देना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में इस देश में एक भी आतंकी घटना नहीं हुई है। इसीलिए अब आप देखिए कि धीरे धीरे कुछ जैसे भी आपने एप्पल का देखा के लोग, मैं हिंदुस्तान की उस पूरी आवाम की बात करना चाहूंगा जिसके अपने छोटे छोटे मसले हैं, जिसके आगे रोजी रोटी का भी मसला है, नौकरी का भी मसला है, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रही होगी क्या? ये भी एक सवाल नहीं, उसी पे मैं आ रही है। जो नैरेटिव क्रिएट किए जा रहे हैं, देखिए इसमें कितना डेटा सही है, कितना गलत है, लोग अपनी अपनी बातें जो तरीके से करते हैं। लेकिन अगर आप ऑन रिकॉर्ड बात करिए तो इंडिया पहले तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी परचेजिंग पावर में। हम परचेज कर रहे हैं, पैसा हमारा कोई और ले जा रहा है। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, और इसमें अगर हम कहते हैं कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और हमारा जो गोल है वो तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का है, तो फिर इस फैक्ट को हम डिनाई कैसे कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फ्रंट पे हमने काम किया है। और दूसरी बात है, जैसे आपने यूपी में देखा, यूपी में बीजेपी के आने का एक बहुत बड़ा रीजन उज्ज्वला रहा है। इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रमार्ग अगर आप देख लीजिए, सिर्फ दिल्ली में आप इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर आप डेवलपमेंट देखिए, मैं तो सिर्फ नोएडा से दिल्ली का देखती हूँ, आप देखिए किस तरीके से फ्लाईओवर्स बनाए गए, या जिस तरीके से गंगा को क्लीन करने, यानी छोटी छोटी चीजों को पिक किया इन्होंने। मैं मोदी जी की इस बात में कहूंगी कि उनकी खासियत है, वो उन मुद्दों को छूते हैं जो जनता के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसको रूलिंग पार्टी हमेशा बैक सीट पर, जैसे शौचालय का मुद्दा हो गया,
महिला सुरक्षा का मुद्दा हो गया, उज्ज्वला जैसी स्कीम हो गई, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये मास को अपील करती हैं और मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं ये सरकार बहुत सक्सेसफुल रही है। ठीक है, मैं जरा अरशद जी के पास आना चाहूंगा। अरशद जी, आपने सुना छोटी छोटी चीजों पर भी काम हुआ है, सिर्फ राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा है। आप जिन बातों को बार बार उठाते हैं उसको लेकर भी बहुत सारे काम हुए हैं और अवाम इतनी बेदार तो है हिंदुस्तान की, जैसा कि हमारे पैनलिस्ट भी बता रहे हैं कि आप लोग समझते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, समझते हैं। एक दौर कांग्रेस का लंबे शासन कर रहा जब चीजें या उस वक्त साधन इतने नहीं थे कि चीजों को लोग समझ पाते, कम पढ़े लिखे भी थे, पहुंच लोगों तक नहीं थी इंफॉर्मेशन की, इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन अब समझते हैं, इसलिए शायद लोग इसीलिए सरकार की तरफ एक बार फिर राग़िब होंगे, ऐसा इनका मानना है। इमरान भाई देखिए, राष्ट्रवाद की परिभाषा मैंने आपसे पहले बताई कि राष्ट्र की प्रगति के लिए सभी। अरे तो सर वही तो ये कह रहे हैं, स्वदेश वही तो कह रहे हैं कि वो एक सारे काम हुए जो राष्ट्र की प्रगति के लिए होने चाहिए। उज्ज्वला के सिलेंडर मिले, महिलाओं को काले धुएं से निकाल दिया, शौचालय जो महिलाएं बाहर जाती थी अंधेरे होने का वेट किया करती थी, उनकी जिंदगी में कांग्रेस की सरकार ने कभी सोचा क्या? इतने साल रही, कभी सोचा क्या? ये सारे कार्य पहले भी हुए हैं। ये कार्य सिर्फ नहीं हो पाया अब तक कि सेना के द्वारा किए गए बहादुरी के किए गए कार्य को चुनाव में मुद्दा बना करके अपने चुनावी मुद्दे को बनाए रखने के लिए, ऐसा कभी नहीं हुआ इस देश में। अभी ये जो बातें कही जा रही हैं, जो करी जा रही हैं, ये अरशद जी मुझे याद है, ठीक है आप सेना की बात कर लीजिए, मुझे याद है मनमोहन सिंह जी के दौर में ये बड़ी उपलब्धि बताई जा रही थी कि हम साल में 12 सिलेंडर देते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि बताई जाती थी कि 12 सिलेंडर देखिए हमने कर दिए। आज इस सरकार ने ये कहा है, ये कहती है कि हमने सिलेंडर फ्री ले जाओ, सिलेंडर के लिए अब कोई है ही नहीं, कतारें ही नहीं है। तो ये अगर उपलब्धि नहीं तो क्या है फिर? लोग इसमें सोचेंगे नहीं क्या? ये अगर इनको मनमोहन सरकार से जरा सा सीख लेनी है तो 499 वाला सिलेंडर कर देंगे। ये 1000 रुपए वाला सिलेंडर करने से उज्ज्वला योजना सक्सेस नहीं हो पाई, वो फेल हो गई। सिलेंडर लेकर के दोबारा लोग रिफिलिंग के लिए नहीं गए। ये आंकड़े हैं, 80% लोग रिफिलिंग करने के लिए नहीं गए। तो सवाल ये है इमरान भाई कि ये मुद्दे जो जमीन पे हैं, जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, BSNL बंद होने की कगार पे है, लोग भूखे हैं, रोजगार के लिए परेशान है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और ये भी राष्ट्र हित में है, ये राष्ट्र से अलग नहीं है। वो देश के लोग जो परेशान हो, किसान परेशान हो, बेरोजगार परेशान हो, छोटा व्यापारी परेशान हो, वो भी राष्ट्र का एक अंग है। उनका भी डेवलपमेंट, उनके आदर्शों का पालन करना भी राष्ट्र हित है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं आपको वक्त देता स्वदेश, लेकिन अब मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अब ये आवाम को तय करने दीजिए। आप लोगों ने राष्ट्रवाद का बड़ा मुद्दा रखा है सामने, राष्ट्र की सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, और जो आप लोगों ने 5 साल में करके दिखाया है वो आवाम के सामने है। उधर विपक्ष के अपने इल्जामात हैं, उनकी अपनी सोच है। आवाम को तय करने दीजिए। अभी भी 5 राउंड बाकी है इलेक्शन के, 5 चरणों में देखते हैं आवाम किस तरफ जाती है, किसका मुद्दा ज्यादा उन्हें पसंद आता है। ये बहुत अहम बात है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।